अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में तारीख की पहली मुल्क गिर HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मुहिम इस वक्त जारी है और इस मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू व कश्मीर में 9 से 14 साल की उम्र की 1 करोड़ 30 लाख बच्चियों को वैक्सीन लगाना है और 15 से 27 सितंबर तक यानी 12 रोज़ा इस मुहिम का मकसद लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है, जो पाकिस्तानी ख़वातीन में तीसरा सबसे आम कैंसर पाया जाता है। और इस कैंपेन के इस मरहले में जो पहला मरहला इस वक्त कहा जा रहा है, इसमें कम से कम 90% अहल बच्चियों को वैक्सीन देना है। ये मुहिम 2026 में खैबर पख्तूनख्वा और 2027 में बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाई जाएगी, वहाँ भी इसको शामिल किया जाएगा। कुछ आदाद शुमार जो इंतहाई तशवीशनाक और उसमें यह कि जनाब पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के 5000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें शरह अमवात 64% के करीब है, जो जिस वक्त जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। ये जो पूरी इस वक्त मुहिम जारी है, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिथ भी इसके रास्ते में जो है वो आड़े आ रही हैं। कुछ जो लाइल्मी है या कहें कि प्रॉपर आगाही नहीं है इसमें लोगों में, और वही इस वक्त बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छी मिसालें भी कायम हो रही हैं। और उसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, आज वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को अपनी साहिबजादा आकर और मीडिया के सामने उन्होंने उसको वैक्सीनेट कराया। आपको याद होगा 1994 में 1994 में जब उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब थी और उस वक्त पोलियो ड्राइव शुरू हुई थी, तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी साहिबजादी आसफ़ा भुट्टो जरदारी को ख़ुद वैक्सीन जो है वो पिलाई थी और उसके बाद एक बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ा था। और आज माशाल्लाह आसफ़ा भुट्टो जरदारी जो है वो एक मुतहर्रिक सियासतदान भी हैं और उसके साथ साथ इंसदाद पोलियो की सफ़ीर भी हैं। तो ये एक अच्छी मिसालें भी हमारे इसी माशरे में कायम होती हैं। लेकिन क्या करें कि इतनी ज़्यादा तो हमारी और इतनी ज़्यादा बेइल्मी है लोगों में कि ये मुहिम जो है इस वक्त इसको मुतनाज़र बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आज बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर मैं बात करूंगा, तमाम इसी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहरिश अबरार। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, SIUT हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमन मजीद, जो कि कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक गैनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़। जी आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमन। और उनके साथ साथ डॉक्टर अली फैसल सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक्स इन्फेक्शियस डिजीज़ के। डॉक्टर फैसल आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सहरिश, सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या बला है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये वायरस क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। HPV एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। सो बेसिकली ये वायरस 13 तरह के मुख्तलिफ़ वायरस होते हैं जो कि हाई रिस्क वायरसेस कहलाते हैं। उनमें से 2 वायरस जो कि 16 और 18 HPV 16 and 18 विच इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 and 18 दे द मोस्ट वायरलेंट वायरसेस। और ये वायरस अगर किसी भी बच्ची को या ख़ातून को अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए और वो परसिस्टेंट उसकी बॉडी में रहे इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और भी दूसरे किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं। वजाइनल कैंसर जो बच्चेदानी के साथ जो रास्ता होता है, वजाइनल कैंसर्स एंड द वल्वल कैंसर्स। सो इट्स नॉट जस्ट सर्वाइकल कैंसर। HPV डज नॉट ओनली कॉज सर्वाइकल कैंसर, इट ऑल्सो कॉजेज वजाइनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स और उसके साथ साथ पखाने के रास्ते के भी कैंसर्स कॉज कर सकते हैं। सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी मेल के अंदर तो वो भी पेनाइल कैंसर्स कॉज कर सकती है और एनल कैंसर्स कॉज कर सकते हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्रेन्स हैं वो HPV 16 और 18 है। और जो अभी रीसेंट कैंपेन चल रही है
उन वैक्सीन्स के अंदर स्पेशली इन्हीं दोनों वायरसेस को टारगेट किया गया है, HPV 16 इनके खात्मे के लिए जो है वो अच्छा। डॉक्टर एमन, आपसे भी मैं चाहूँगा पहले ज़रा, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा सा ज़रा आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस वायरस के हवाले से, देन फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे जैसे डॉक्टर सैरिश ने बताया कि इनको लो रिस्क और हाई रिस्क में डिफ़ाइन किया जाता है, और 16 और 18 सबसे हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अबाउट 88 to 90% ऑफ द कैंसर जो सर्वाइकल हैं वो बेसिकली इन दो स्ट्रेन्स की वजह से है। सो टारगेटिंग दिस टू स्ट्रेन्स जो है आपकी वैक्सीनेशन के थ्रू आप एक हाई रिस्क पॉपुलेशन को बचा सकते हैं फ्रॉम कैंसर एंड उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे वो जो आवाम के सवाल हैं, जो मिथ्स हैं, मैं वो भी चाहूँगा कि आप यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा सा उस पर बात करूँ। पहले तो जनाब ये जो बात की जा रही है ना कि 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को क्यों, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान में उनका जो अर्ली लेटर ऑन जो एजेस होती है और उसमें जाके जब उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश है, कोई वेस्ट की साजिश है। हालांकि वेस्ट में 150 मुल्कों में ये वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि अपने ऊपर जुल्म करके और फिर दुश्मन के ऊपर जुल्म करे, नंबर 1। नंबर 2 कि ये कहा जा रहा है क्योंकि मगरिब जो है वो भटका हुआ है, और वहाँ पर पाकिस्तान में तो जनाब हमारी यहाँ शादी जो है और हमारा माशरा इन चीज़ों से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है इन एजेस में इस तरह की किसी भी जो है वो एहतियात की। इसको ज़रा थोड़ा सा आप डिफ़ाइन कीजिएगा डॉक्टर अमन। सो बेसिकली जैसे आपने बताया कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग रिप्रोडक्टिव एज में एक शादी का सिलसिला है और बाहर वाले जो मगरबी ममालिक है वो गुमराह हैं, उसके बावजूद हमारे पास 5000 एनुअल पेशेंट है जो सर्वाइकल कैंसर का आ रहा है। जी बिल्कुल, हर साल 5000 से ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं जी। सही। और उसमें से भी 3000 जो है दे एंड अप डाइंग, वो फीमेल्स क्योंकि वो इतना लेट डायग्नोज होते हैं तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम उनके लिए क्या करें। उस स्टेज पे सिर्फ पेशेंट जो है एक मिजरेबल डेथ अकाउंट करता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि क्योंकि ना हमारे पास कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है तो हम वैक्सीनेशन के थ्रू इन डेथ्स को बचा सकें। ठीक। डॉक्टर फैसल अली फैसल साहब, ये फरमाइएगा, ये जो मिथ है ना, ये बड़ी रुकावट है इस वक्त पूरे माशरे के अंदर हवाले से। ये पहली चीज़ जो एज फैक्टर 14 से 19 साल की उसमें ही क्यों, फिर क्या इसके बाद दूसरी डोज भी होती है, फिर तीसरा ये कि दुनिया में लड़कों को भी लगाई जाती है, तो हमारे यहाँ जो है इसको भी बड़ा नेगेटिव लिया जा रहा है कि सिर्फ लड़कियों ही के ऊपर क्यों, बच्चियों के ऊपर ही क्यों, ज़रा बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो वायरस है उसको कैंसर डेवलप करने में टाइम लगता है, ये स्लो ग्रोइंग वायरस है, इसलिए जितनी जल्दी वैक्सीन लगाई जाएगी उतनी जल्दी बच्चियों में इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो ये वायरस जब भी उनकी बॉडी पर अटैक करके कैंसर डेवलप करने की कोशिश करेगा तो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो वायरस को किल कर देगी। इस तरीके से आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ आगे जाके इस कैंसर से बच सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा बर्डन है वो ख़वातीन के अंदर है। और आपने जैसा बताया अभी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ख़वातीन इस कैंसर का शिकार हो जाती हैं, इसीलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनको वैक्सीन की जाए उतनी जल्दी इनको इम्यूनिटी होगी। तो ये जो कहा जाता है कि जनाब ये जो एज ब्रैकेट है और बहुत इसको टारगेट किया जा रहा है, तनकीद किया जा रहा है कि 9 से 14 साल ही क्यों, ये बच्चियां तो सेक्सुअली एक्टिवेट भी नहीं होती, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अर्ली एजेस में अगर ये वैक्सीन लगा दी जाए। तो इस वैक्सीन की अगर आप देखें ना, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की स्टडीज़ हुई हैं, और जितनी जल्दी इन बच्चियों को और इन ख़वातीन को लगाई गई थी उतना ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हुई थी और कैंसर से बच सकी थी। इसीलिए ये एक जो एज लिमिट है लगाई इसीलिए गई है ताकि जितनी जल्दी वैक्सीन कराई जाएगी हम ज़्यादा कैंसर से महफूज रह सकते हैं। जितनी लेट लगाई जाएगी उतना एक वायरस बॉडी में दाखिल हो चुका होगा और वो जाके कैंसर कर सकता है। इसीलिए बहुत अच्छी एज रेंज है और बहुत सेफ एज रेंज है। अच्छा, अब आप ज़ाहिर कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से भी आपकी एक्सपर्टीज़ है और आपका एरिया, मैं इस पर जानना चाहूँगा क्या ये फैलता किस तरह से है, क्या क्योंकि ये जो बेराह रवी वाली बात की जा रही है उसको सिर्फ मगरिब से रिलेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, हमारे यहाँ कैसे फैल सकता है ये?
वायरस है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वायरस को कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता किसी भी बॉडी में एंटर होने के लिए, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो इसमें जो वायरस की ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है, ह्यूमन के जा सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बेरारवी होएगी तभी ये वायरस जाएगा और ममालिक में नहीं जाएगा जहाँ पे बेरारवी नहीं है। तो वायरस ऐसा नहीं है कि पहले उस मुल्क में जाएगा कि हाँ भाई आपके मुल्क में बेरारवी है तो मैं आपके पास आऊँगा और आपके पास नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। ये वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी टू बॉडी जाता है और अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा देर रहे तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। इसीलिए इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ना ये इंतहाई गलत बात है और मुझे लगता है कि ये एक बात को गलत रुख देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सैरिश, इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसका इससे उस हवाले से लेना देना नहीं है, जो जिसको हम बेस बना के पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है जनाब ये चीज़ें यूरोप में होती हैं और तो बड़ी सख्ती है और ये इसमें फिर दीन को सामने लेकर आ जाते हैं। जी देखिए, जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, लेकिन उनमें से दिस इज़ नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर और उस उनमें से किसी एक को इन्फेक्टेड होना ज़रूरी है ताकि वो सोर्स बने उस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने की। सो अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल मेल या फीमेल के अंदर वो इन्फेक्शन है ही नहीं या हमने उसको वैक्सीन दी हुई है, उसकी बॉडी में वो वायरस है ही नहीं, तो फिर वो ट्रांसमिट भी नहीं होगा। सो इसीलिए अगर हम अपने लोगों को वैक्सीनेटेड कर देंगे तो वो वायरस उसको ग्रो ही नहीं करेगा बॉडी में। सो दिस इज़ नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर। ठीक, डॉक्टर अमन, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और ज़ाहिर के वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। नॉर्मली क्या होता है, क्या जो हमारे EMI प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं क्या उनमें इसको शामिल करने की ज़रूरत है या फिर जो वालिदैन जिन लोगों को अवेयरनेस है वो प्राइवेटली हॉस्पिटल से जाके पैसे देकर लगवाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं अपनी बच्चियों को? सो बेसिकली अगर हम देखें तो बाहर के, जैसे आपने कहा 150 कंट्रीज़ में ये उनके EPI जैसे प्रोग्राम्स है, वैक्सीन प्रोग्राम्स का ड्राइव्स का पार्ट है। तो पाकिस्तान में भी ये हमारी EPI प्रोग्राम का पार्ट होने की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट और बाकी सारे जो मेडिकल फील्ड से डॉक्टर्स हैं, दे बीन ट्राइंग काफ़ी सालों से कि ये इसका पार्ट बने, जिसकी रिज़ल्ट में अभी ये ड्राइव स्टार्ट हुई है। और पहले भी ये प्राइवेटली अवेलेबल थी बहुत लिमिटेड सेंटर्स में, पर क्योंकि वो वाली फॉर्म एक्सपेंसिव थी और लोगों को इतनी आगाही नहीं है तो लोग एज सच इसको यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक, डॉक्टर फैसल, क्या कीमत हम इस वक्त अदा कर रहे हैं आगाही ना होने की या जो है खामाखाई का जो ज़बरदस्ती का हम एक एक्सक्यूज़ लेकर आ जाते हैं उसकी? आप देखें, पोलियो आपके यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि दोबारा आ गया। इसके अलावा कोविड के अंदर हमने देखा कि ये सारी चीज़ें थी और अब यहाँ पर तो ये हम मिन हैसुल कौम कितनी बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं अपनी इस लाइल्मी या मैं कहूँगा कि जहालत की रादर। हाँ, इस चीज़ को मैं दो जवाब देना चाहूँगा। पहले तो इसको दीन से जोड़ने की जो बात की जा रही है, तो अगर इसको देखें कि कौन कौन से इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे HPV की वैक्सीन है, तो अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें लिस्ट के अंदर बहुत सारे एशिया के ममालिक भी शामिल हैं। इवन सऊदी अरब शामिल है, UAE शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, इंडिया शामिल है। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं। तो इसको इस्लामिक टच देना तो मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी बात है और उसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, जो फाइनेंसिस की एक बात की जा रही थी कि भाई ये सपोर्ट क्यों की जाए EPI के अंदर, तो इसको याद रखिए कि ये जो वैक्सीन है ना मार्केट में बहुत महंगी वैक्सीन थी और अभी पाकिस्तान के अंदर जब EPI के अंदर आई है तो पाकिस्तान ने गावी के साथ मिलके इस वैक्सीन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है। गावी है ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इनिशिएटिव। पाकिस्तान में जो अभी EPI प्रोग्राम है उसके अंदर भी 6 से 7 वैक्सीन जो सारे बच्चों को, पोलियो की वैक्सीन है, डिफ्थीरिया की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, IPV की वैक्सीन है, रोटा वायरस की वैक्सीन, ये सारी की सारी पाकिस्तान में गावी की सपोर्ट से इंट्रोड्यूस हुई हैं और अभी भी पाकिस्तान के अंदर गावी की सपोर्ट से ही हर बच्चे को ये वैक्सीन पिलाई जा रही है। इसी तरीके से HPV की जो वैक्सीन है ये भी गावी की सपोर्ट से, क्योंकि गावी का काम ही यही है कि उन ममालिक में जिनके अंदर वैक्सीन हासिल ना करने की ताकत नहीं हो उनको सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी तरीके से इस वैक्सीन को भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि पाकिस्तान के ख़वातीन को, बच्चों को, पाकिस्तानी कौम को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक, राइट।
अब वो सवाल मेरा एक रह गया था, मैं डॉक्टर सैरिश की तरफ रखूंगा कि दुनिया में लड़कों को भी ये जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है, तो थोड़ा इसके ऊपर भी ज़रा हमें बताइएगा, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? ओके, वेस्ट में ये वैक्सीन बॉयज़ को भी लगाई जाती है, क्योंकि देखिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब से मेल अगर इन्फेक्टेड होता है तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं। उनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इज़ एनल कैनाल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सो एंड द अदर वन इज़ पेनाइल कैंसर। सो अगर हम स्टडीज़ देखते हैं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन से जो इम्पैक्ट या फ़ायदा फ़ीमेल में होता है उससे स्लाइटली कम फ़ायदा होता है मेल्स के अंदर, बट फ़ायदा होता है, ठीक है। सो वेस्ट में वो अपने बॉयज़ को भी HPV वैक्सीन्स लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब जाहिर है कि बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ कि मिथ्स हैं, ये इतनी बड़ी रुकावट बन रही हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम उन नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी बात करें जिसके ऊपर शायद बात करना टैबू है, लेकिन इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज न इस प्लेटफॉर्म का कोई फ़ायदा, ना इस मीडिया का कोई फ़ायदा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव जो है इसको पोर्ट्रे भी किया जा रहा है, और फिर जैसे डॉक्टर फैसल ने भी कहा कि अगर सिर्फ दीन के साथ आप इसको जोड़ रहे हैं तो उन 150 ममालिक की ज़रा फहरिस्त उठा के देखें, उसमें सऊदी अरब समेत कितने इस्लामी ममालिक शामिल हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, पूरा पैनल मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। डॉक्टर अमन, आपकी तरफ आता हूँ। अब ज़ाहिर है कि हम इस HPV वायरस जब ये आगे बढ़ता है और ये सर्वाइकल कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है तो इसकी इब्तिदाई अलामात क्या होती हैं? सो बेसिकली अगर पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, लाइक 45-47 ईयर्स तक की उम्र तक के फीमेल्स जो हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर एक पेशेंट जो कि जिसको मेनोपॉज हो गया, मतलब उनके पीरियड्स ख़त्म हो गए थे, उसके 1-2 साल बाद उनको स्पॉटिंग शुरू हुई है, ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो ये वो इलामात है जिसमें पेशेंट को फ़ौरन आना चाहिए। एक्सेस ब्लीडिंग होती है? एक्सेस ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। और इन मेल फीमेल बोथ अगर इससे इन्फेक्टेड है? हाँ, वो भी। और इनिशियली वैसे वॉट्स बनते हैं, सबसे अगर इनिशियल जो इन्फेक्शन होता है वो वॉट्स कॉज कर सकता है, लेकिन जो कैंसर है दैट इज फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स कॉज करता है। ओके, अच्छा, ये क्योंकि एक ये भी सवाल किया जाता है कि जनाब ये अभी जो आप वैक्सीन दे रहे हैं और 40-45 साल की बात का एज के बाद खुदा न खास्ता होता है या नहीं होता, तो क्या इतनी ये वैक्सीन की जो डोज है ये इतनी कारगर होती है कि इतने साल तक, अगले 20-25 साल तक ये कारगर रहे? डॉक्टर सैरिश? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कारगर होती है, इसका इम्पैक्ट होता है। वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है, इन सम कंट्रीज़ ये एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड बाइवेलेंट वैक्सीन, ये 2 स्ट्रेन्स को कवर करती है, और इन सम कंट्रीज़ इसकी 2 डोजेज़ लगती हैं, 0 मंथ एंड 6 मंथ, बट कुछ ममालिक में ये सिंगल डोज भी लग रही है। सो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये तो येट टू बी डिसाइडेड कि जो डिटेल्स आएंगी कि पाकिस्तान में सेकंड फेज़ की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। बहरहाल हम ये जो पहला मरहला है इसमें लोगों को आगाह करें, उनको बताएं। जी अली फैसल साहब, ये मुझे बताइएगा इब्तिदाई अलामात को ज़रा और थोड़ा सा आप मैं चाहूँगा कि डिस्कस करें, और फिर उस इब्तिदाई अलामात सिर्फ यही है, इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव क्या है, थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जैसे अभी मेरी बहन ने बताया कि वैक्सीनेशन तो पाकिस्तान में भी यही होगा कि EPI के अंदर आएगी और 2 डोजेज़ लगेंगी, 0 मंथ और 6 मंथ के अंदर, और यही हमारा स्केड्यूल है और प्लान भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान में सारे बच्चियों को महफूज करने के लिए सर्वाइकल कैंसर की 2 वैक्सीन की डोज लगाई जाएँ। और ये जो अभी हो रही है ये कहलाती है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी, जिसमें ज़्यादातर कम्युनिटी को फ़ौरन से जो है वैक्सीनेशन किया जाए, जैसे पोलियो की कैंपेन होती है, जैसे मीज़ल्स की कैंपेन होती है। जो अलामात हैं वो मेरी बहन ने बहुत अच्छी बताई हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि बचाने का तरीका जो है कोई और नहीं है, बचाने का तरीका है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। हाँ। आप कम्युनिटी को आगाही दे देंगे, कम्युनिटी को आप बता देंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकेंगे। ओके, अच्छा, ये सोशल मीडिया ज़ाहिर है कि आप भी देख रहे होंगे और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बड़ा रह के सवाल किया जा रहा है कि जापान और इंडिया की मिसालें दी गई हैं कि जनाब वहाँ पर हुई थी और फिर इसको बंद कर दिया गया और उसके बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स आए। ये क्या ऑब्जर्वेशन है
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो जापान में सबसे पहले 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चियों को बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया, और इतना ज़्यादा पेन था कि वो अनबेरेबल था। उसकी मुकम्मल तहकीकात हुई, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये कर सकती हैं, क्या वैक्सीन रिलेटेड हैं। कोई 5 साल तक तहकीकात हुई, उन बच्चियों को फॉलो किया गया, लेकिन कोई एक भी चीज़ उसमें साबित नहीं हो सकी कि वैक्सीन रिलेटेड है। ऑन दी अदर हैंड जापान है, उन्होंने अगर अपना सर्वाइकल कैंसर का रेट देखा तो उस दौरान जब उन्होंने वैक्सीन को बंद किया तो उन सर्वाइकल कैंसर का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने 2021-22 में दोबारा से वैक्सीन स्टार्ट करी और पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया कि हमने एक बेरारवी, एक मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन थी उसको फॉलो करने के बाद अपने मुल्क का, अपने लोगों का नुकसान किया। तो उन्होंने एक पब्लिकली एक्सेप्ट किया, एक अपोलॉजीज़ की अपनी कौम से, एक गलत चीज़ को फैलाने से ना सिर्फ रोक सके बल्कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। इंडिया की जो आपकी मिसाल है वो ये है कि जब इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराने का वक्त आया तो ये वैक्सीन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महंगी थी, 3000 to 4000 रुपीज़ इंडिया के पड़ रही थी। तो इंडिया को क्योंकि गावी सपोर्ट नहीं करता बहुत सारी वैक्सीन के अंदर, तो इंडिया ने ये वैक्सीन नहीं ली, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपनी वैक्सीन खुद बनाएंगे, सस्ती बनाएंगे। और जब उन्होंने अपनी सस्ती वैक्सीन बनाई जो कि बहुत इम्यूनोजेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया के अंदर जो HPV की वैक्सीन है वो चल रही है। तो उनका जो मना करने की वजह थी वो पैसा था, वो इकनॉमी थी, कोई और चीज़ नहीं थी। जो जापान का वजह बंद करने की वजह थी उस पर उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया। तो हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, उनको पूरा सियाक़ व सबाक़ पढ़ने की ज़रूरत है। एक चीज़ को सुनने के बाद नहीं सर, मसला ये कि मैं तो ऐसे लोगों को जो मेरा इंटरेक्शन रहता है लोगों से, और उसमें हाईली क्वालिफाइड लोग जो है मेडिकल प्रोफेशन से नहीं, अदरवाइज दूसरे उसमें, लेकिन कुछ अभी डॉक्टर सैरिश जो है वो भी अपना एक एक्सपीरियंस बता रही थी हॉस्पिटल का ही, मेरे ख्याल से स्टाफ का, जरा शेयर कीजिएगा प्लीज़। सो वो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ ये बात कर रहा था कि इस वैक्सीन से हमारी फीमेल्स को वो इनफर्टाइल करना चाहता है। एक्चुअली वेस्ट ये चाहता है कि पाकिस्तानी फीमेल्स इनफर्टाइल हो जाएं। हाँ, और आलम ये कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है ना हमारी 2% है, और हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% है, वो 2.5%। मेरे ख्याल से वो वैक्सीन है वो उल्टा काम कर रही है। फिर अगर ये एक लेकर चलें कि वैक्सीन से इनफर्टाइल किया जा रहा है, यहाँ पे हमारी जो आबादी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, 2.5% की ग्रोथ जो हमारी पॉपुलेशन में। एनीवे, डॉक्टर सैरिश वंस अगेन आपकी तरफ ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है वॉट्स के हवाले से, और फिर मैं देखें थोड़ा सा इसको रिलेट ऐसे करूंगा क्योंकि लोग जो सवाल करते हैं ना ख़वातीन के हवाले से, और फिर इवन अगर ब्रेस्ट कैंसर की हवाले से बात की जाए तो उसकी एक प्रिकॉशन ये है कि जनाब आप मेमोग्राफी कराइए और उसका अपना जो एक टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग है, उसको आप करवाते रहें। तो क्या इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता ऐसा? आप स्पेसिफिकली वार्ड्स के बारे में जी 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 जी। अच्छा, ओके। तो वार्ड्स बेसिकली ये भी HPV एसोसिएटेड ही होते हैं, और इनमें अगर एक भी पार्टनर, फॉर एग्जांपल फीमेल इज़ हैविंग जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है, तो वो फीमेल अपने मेल पार्टनर को ट्रांसफ़र कर सकती है वो इन्फेक्शन। तो फीमेल को भी ट्रीट होना चाहिए और मेल को भी ट्रीट होना चाहिए। सो इफ़ वन ऑफ द पार्टनर इज़ हैविंग वार्ड्स जेनाइटल्स के ऊपर, तो वो दोनों पार्टनर्स को ट्रीट होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप एक ही पार्टनर को ट्रीट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। इफ समवन इज हैविंग दोनों में से किसी एक को है तो ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए दोनों पार्टनर्स की ट्रीटमेंट कंप्लीट होना ज़रूरी है HPV वायरस के अगेंस्ट। नहीं तो वो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, जो कह रहे थे कि इसका ये लाइलाज है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या है? और फिर ये भी कहा जाता है कि जनाब ये 1 से 1.5 महीने में के अंदर जो है हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो खुद इसको फ्लश आउट कर देता है। ये कहाँ तक सही है? अच्छा देखिए, दो चीज़ों को हम यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ होते हैं लो रिस्क HPV वायरसेस होते हैं, कुछ होते हैं हाई रिस्क HPV वायरसेस। जो लो रिस्क HPV वायरसेस होते हैं दे कॉज वॉट्स। जो हाई रिस्क होते हैं और उनका परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर, वल्वल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास हो सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट, आई जस्ट टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉट्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट। सो सर्वाइकल कैंसर की, जैसे डॉक्टर एमन ने हमें बताया कि इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं कि वो इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, पैल्विस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं
ब्लीडिंग की, तो इस तरह की अलामात के साथ हमारे पास मरीज़ आते हैं। सो ये अगर इसकी 4 स्टेजेस होती हैं सर्वाइकल कैंसर की, स्टेज 1 टिल स्टेज 4। सो स्टेज 1 एंड 2 में हम यूजुअली अर्ली स्टेजेस के अंदर हम सर्जरी करवाते हैं पेशेंट की, और उसके बाद देखते हैं कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। स्टेज 2, सम पार्ट ऑफ स्टेज 2 और 3 और 4 के अंदर हम उसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक, तो अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे इस तमाम अजियत से। और उसके लिए अगर एक ये मौका मिला है कि जनाब इस तरह की जो हमारे यहाँ ड्राइव्स हैं या जो मुहिम है वैक्सीनेशन की, इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। और वंस अगेन मुस्तफ़ा कमाल जो हमारे मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो आज अगर अपनी बेटी को ले जाकर ये वैक्सीनेट करा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इसी मौजू को मजीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अली फैसल, आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि जो हम देखते हैं ना जिस तरह से सिर्फ अगर हम HIV को देखें, और HIV में कहा यह जाता है एक जो बेसिक बड़ा कॉमन सा एक वो है व्यू कि जनाब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के हवाले से। हालांकि कोई अगर इन्फेक्टेड है और उसका अगर रेजर भी किसी को लग जाए शेव करते हुए तो वो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर भी वेज जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो और किसी को अगर ये लग जाए तो किस तरह से लग सकता है? ह्यूमन कांटेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जिस्म का जिस्म साथ कांटेक्ट डेवलप हो तो वालिदैन से बच्चों को भी लग सकता है कि उनकी बॉडी पे अगर वो लगा हुआ HPV का वायरस लगा हुआ हो तो उनको कांटेक्ट से ट्रांसफ़र हो सकता है। हम बहुत सारे बच्चे देखते हैं जिनको जेनिटल एरियाज़ के ऊपर बाकी जगहों पर जो है वॉर्ड्स हो रहे होते हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट है, हैंड का टच होगा जिस पर वायरस लगा हुआ है, बॉडी की सिक्रीशंस हो गई जिसमें ऐसा मतलब छूने से, टच करने से, बॉडी के ऊपर अगर वायरस लगा हुआ हो और वायरस बहुत तो बिल्कुल बॉडी से टच के साथ भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा इसको, और आगे क्या इसमें बेहतरी की जा सकती है इस पूरे निज़ाम को बेहतर करने के लिए? तरीक़ाकार तो यही है कि आप अपनी, जैसे हम कोई भी डेवलप करते हैं तो उसके बाद अपनी हैंड हाइजीन को करना ज़रूरी होता है। जैसे हम फिजिशियंस हैं, जब भी हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद उसको एग्जामिन करने से पहले, उसको एग्जामिन करने के बाद हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। और वही यही तरीक़ाकार है प्रोटेक्ट करने का, कि बॉडी के टच को प्रोटेक्ट करने के बाद जो बॉडी की हाइजीन है उसको मेनटेन करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स वैक्सीन ज़रूरी है, बट लेकिन सबसे पहले जो है ये जो नॉर्मल एक्ट्स हैं हमारे, उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ठीक, लास्ट में ज़रा आता हूँ डॉक्टर एमन आपकी तरफ, किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप लोगों को सब पता है और फिर आप लोगों के बाद उसको पता होता है खुदा न खास्ता जिसके ऊपर बीत रही होती है, बाकी की जो सारी पॉपुलेशन है वो उसको बेकार समझती है। किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, क्योंकि हुकूमत ये ड्राइव तो लेकर आ गई, लेकिन ज़ाहिर है कि मुश्किल है हुकूमत के लिए भी, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों को पता चले? वैसे अगर अभी देखा जाए तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स एंड मल्टीपल मेडिकल टीम्स भी जो है अलग अलग जगह कैंप कर रही हैं, स्कूल्स में जा रही हैं तो और मदरसों में जा रही हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, उनकी मिथ्स जो है उनको एड्रेस किया जाए, जो गलत फहमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और जैसे आपने बताया कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, अगर उन्होंने जैसे खुद अपनी बेटी को लगवाया तो दिस इज़ समथिंग जो इनिशिएटिव है लोगों की इन गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए। नहीं, और उसमें दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे और जो सियासतदान हैं और वो भी आगे बढ़े, बिलखुसूस पंजाब की तरफ से भी जो है इस चीज़ की जो है हौसला अफजाई होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है उनको मानते हैं, उनको वोट देते हैं। अब ज़ाहिर है कि अपने सगे बच्चे के ऊपर तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा ना, जो कायल है वो ज़रूर मुस्तफ़ा कमाल की तरह या बेनज़ीर भुट्टो की तरह जो है वो आगे बढ़ेगा अपने अपने बच्चों के लिए। एक और चीज़ वो ये कि ये भी कहा जाता है कि जनाब ये जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो तदरीस की जगह है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना करें, कि अगर आपको करना है तो उसे आप हॉस्पिटल्स के अंदर ही करें। तो आप समझती हैं कि जनाब उनका ये नज़रिया जो है वो क्या कहेंगे आप इसे? सो बेसिकली जैसे अमेरिका में भी जब इन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी वैक्सीनेशन, तो उन्होंने बस एज लिमिट किया था, तो उस टाइम पे इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। सो उन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, लोगों का अवेयर किया। उसके बाद सौ के इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में एक ड्रास्टिक राइज आया था। सो वी आर जस्ट अडेप्टिंग देयर पॉइंट कि जो चीज़ ऑलरेडी प्रूवन है
तो मे बी दैट इज़ समवेयर जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, टीचर्स अच्छा एजुकेट कर सकती हैं और लोगों को अवेयर कर सकती हैं। और अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर वालिदैन का एक एतमाद होता है उन टीचर्स के ऊपर, उस स्कूल के ऊपर, उस इंतज़ामिया के ऊपर। डॉक्टर सहरिश, आप क्या ऐड करना चाहेंगी इस अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से कि लोगों को किस तरीके से राग़िब किया जाए, उनकी आंखें खोली जाएँ, रास्त उनको सही चीज़ बताई जाए? डॉक्टर ऐमन ने काफ़ी कुछ बता दिया है। सो मेरा ख्याल है जिस तरह के आप शो कर रहे हैं इस तरह के मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, इसी क्योंकि मीडिया जो है वो हर घर में पहुंचता है। सो आपकी तरह के लोग और भी शो करें, और आई थिंक जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी सोशल मीडिया पे जो एक हाहाकार मची हुई है ना, जो आई थिंक फिर हमें इस तरह के शोज करने पड़ेंगे लाइक मिथ बस्टर्स, जैसे हम अभी आके मिथ बस्टर कर रहे हैं यहाँ पे कि ये मिथ्स के अगेंस्ट हमें बात करनी पड़ेगी और मैथ लेवल पे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये जितनी बातें हैं ये सारी की सारी गलत है। और जो वेस्ट जो प्रोपेगेंडा है कि वेस्ट चाहता है कि पाकिस्तानी खवातीन इनफर्टाइल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 150 कंट्रीज हैं अपने ऊपर करके और फिर हमारे पास आएंगे हमसे बदला लेने। और चीज़ है कि जो मैंने मीडिया पे देखी कि बहुत सारी बच्चियां बीमार हो गई हैं वैक्सीन लगने के बाद, तो इसकी जो वैक्सीन लगने के बाद कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होते, लोकल रिएक्शन होता है जैसे किसी भी वैक्सीन लगने के बाद होता है। वो किसी भी वैक्सीन जो रिएक्शन नॉर्मल वैक्सीन लगने के बाद बिल्कुल ऐसे ही इस वैक्सीन के बाद होता है। सो कोई डिफरेंस नहीं है जो एक नॉर्मल वैक्सीन लगने के बाद इंसान की। और डॉक्टर अली, क्या मोस्ट इफेक्टिव 2-3 वेज हो सकते हैं इसको कामयाब बनाने के लिए? और फिर दूसरा ये कि ये जो बात की जा रही है कि जनाब उससे बड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है और बीमार हो जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हर किसी वैक्सीन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स हल्के फुल्के तो होते ही होंगे, ऐसा तो शायद नहीं है कि किसी की कुछ भी ना हो। हर तबका फ़िक्र को आना पड़ेगा, ठीक है। रिलीजियस स्कॉलर्स को फॉर श्योर आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे एज ए हेल्थ केयर फिजिशियंस। हेल्थ केयर फिजिशियंस आपके साथ मौजूद हैं, मीडिया आपके साथ मौजूद है। मेरे ख्याल है उलमा इकराम को आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी सामने आए, सिविल सोसाइटी इसके ऊपर आना पड़ेगा, बहुत सारे सियासतदानों को आना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी फिगर है, पब्लिक फिगर है। तो ऐसे सारे लोगों को आना पड़ेगा जिनकी पब्लिक फिगर है, ताकि लोग उनको फॉलो करते हैं और लीड उनसे लेते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यकीनन एक मिथ बस्टर प्रोग्राम आज के प्रोग्राम को हम कहेंगे, जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि उन तमाम एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की जाए जो टैबूज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए जा रहे हैं, उससे पहले भी हमारे अपने जहनों में है। और वो इस वैक्सीनेशन के हवाले से क्यों सिर्फ लड़कियों को ही लगाई जा रही है, वो भी उन लड़कियों को जो 9 से 14 साल की उम्र के, इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं यहाँ पर हमारे आज पैनल ने हमें दिए। फिर इसकी इब्तिदाई अलामात क्या हैं, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि हमारी पूरी जो आप कह लें कि पाकिस्तान के जो अकाबरीन हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में है, चाहे वो CM पंजाब की तरफ भी हम देखेंगे कि वो भी इस हवाले से कोई इनिशिएट करें, कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे लोगों में और आगाही बढ़े, क्योंकि पंजाब में भी ये ड्राइव जो है इस वक्त जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहरिश अबरार आपका भी, डॉक्टर ऐमन मजीद आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर अली फैसल सलीम आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम से। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।